हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। देखिए, इससे पहले हम लोग नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए कर चुके हैं, स्फेरिकल शेल के लिए कर चुके हैं, चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। और मैंने सेपरेट वीडियो एक आपको कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग से रिलेटेड भी डाला, जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि कंडक्टिंग अगर हो और अगर नॉन कंडक्टिंग हो तो किस तरीके से उनमें चेंज होता है, चार्ज को किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पूरा डिटेल में मैंने बताया आपको कंडक्टर इंसुलेटर से स्टार्ट करके कि किस तरीके से कंडक्टर और इंसुलेटर होता है। तो देखिए, ये सारे जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एटलीस्ट कंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला वीडियो ज़रूर देख के आओ, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए कि कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर क्या है और किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद आप लोग ये सारे टॉपिक जो है उसके बाद कंटिन्यू करो। और उससे पहले गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वाले टॉपिक भी आपके बहुत ज़रूरी हैं आपको समझना। ये वाले टॉपिक आप अच्छे से क्लियर करो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो उसके बाद आप लोग अच्छे से ये सारे टॉपिक कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो देखो, आज के अगर टॉपिक की बात करें तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और किसकी वजह से निकालनी है? देखो, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट की वजह से, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से निकालनी है। अगर इससे पहले जब नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए जब हम लोगों ने किया था तो देखो, नॉन कंडक्टिंग शीट के अंदर की साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए थे, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग टाइप का है। तो नॉन कंडक्टिंग के लिए अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सरफेस के ऊपर नहीं आते हैं, पूरे अंदर के साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके अंदर। अब हम लोग जो प्लेट ले रहे हैं तो देखिए, प्लेट किस टाइप की है हमारी? इस टाइप की है। इसकी कुछ थिकनेस भी है, इस तरीके से इस तरीके से हमारे पास में प्लेट है, यानी कि इसकी कुछ थिकनेस है यहाँ। अब देखो, ये कैसे टाइप के लिए हमने, ये हम लोगों ने कंडक्टिंग टाइप के लिए, कंडक्टर जो होता है उसके सरफेस पर बाहर की साइड चार्ज आ जाते हैं, यानी कि इसके बाहर देखो, ये अंदर ऊपर की साइड जो सरफेस है उस पर चार्ज होंगे यहाँ। कहने का मतलब है कि जो अंदर की साइड जो वॉल्यूम है, देखो थिकनेस है ना, यानी कि अंदर की साइड जो लेयर है ना, उस वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पर चार्ज है। यहाँ देखो, ये बाहर की साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर, दूसरी जो साइड लेयर होगी पीछे की साइड, उस पर भी चार्ज है इसके, यानी कि बाहर की साइड चार्ज है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है इसके, उसमें चार्ज इसके डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। इस तरीके की हम लोगों को ये प्लेट लेनी है और अब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो देखो, अब गॉस लॉ लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गॉस लॉ तभी लगता है जब जो हमारा सरफेस है वो क्लोज्ड हो। तो देखिए, अब इसको क्लोज करने के लिए हम लोग वही मेथड हमारे पास में कि इसको एक सिलेंडर के अंदर कोई भी अगर पॉइंट ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि देखो ये बात हमें पता है कि एक स्मॉल एलिमेंट के लिए पहले निकालना आसान है, उसके बाद हम पूरी प्लेट के लिए ले लेते हैं, है ना। तो पहले एक स्मॉल सरफेस लेने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर मान लेते हैं, और जिस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, माना कि अगर इस पॉइंट पर निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इस पी पॉइंट को क्लोज करते हुए ही हम लोग ये सिलेंडर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कि ये पी पॉइंट भी इसके अंदर इनक्लोज हो जाए, है ना। ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन सरफेस के लिए गॉस लॉ लागू ही नहीं होता है, हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं, क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने सिलेंडर बना लिया है और इस पी पॉइंट को भी इनक्लोज कर लिया है, और जिस एलिमेंट की वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, उस एलिमेंट को भी हम लोगों ने इनक्लोज कर लिया है। अब देखो, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ आसानी से लगाया जा सकता है। तो देखिए, अब इस सिलेंडर के लिए हमें जब गॉस लॉ लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर इसके 3 सरफेस हैं और इन तीनों सरफेस के लिए अलग अलग हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये एप्सिलॉन नोट, तो ये हमारे पास में गॉस लॉ होता है। तो देखिए, इस सिलेंडर के लिए इसके 3 सरफेस है, एक तो ये सरफेस है इसके पास, एक ये सरफेस है, और एक जो इसका जो एक कर्व्ड सरफेस होता है सिलेंडर का, वो सरफेस, यानी कि 3 तरीके के सरफेस है। तो इन तीनों सरफेस के लिए हम लोग
डायरेक्शन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में यहाँ पर। तो देखो एक जो सरफेस है वो तो इसका इस वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर इस जो प्लेट हम लोगों ने ले रखी है, इस प्लेट के लिए भी हम लोग इसके अंदर भी रखेंगे। जो इसका ये वाला जो इसका जो सिरा है इस सिलेंडर का, वो इस प्लेट के अंदर वाले वॉल्यूम में है, समझ रहे हो आप। जो ये अंदर की साइड जो थिकनेस है ना, उसके अंदर की साइड है। अब देखो आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पर, जब अंदर की साइड इसके चार्ज ही नहीं है, क्योंकि चार्ज तो कहाँ पर है, सरफेस में है, वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, तो जहाँ चार्ज ही नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पर E इक्वल्स टू क्या है, 0 है, और ये इसके लिए सरफेस की डायरेक्शन है। सरफेस को आप नाम दे दो यहाँ पर, इसको S1 नाम दे दो, इसको S2 नाम दे दो, और इसको ये जो सरफेस है इसको नाम S3 दे दो, ठीक है, इस तरीके से नाम दे सकते हो। S1 सरफेस के लिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा, तो ये तो अलग ही हो जाएगा। यहाँ पर S2 सरफेस के लिए जब देखते हैं तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड है, क्योंकि अपने को पता है पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेट पर देखो इस साइड सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस साइड डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। अब इस S3 के लिए डायरेक्शन इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी थीटा अगर इसके लिए देखें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और इसके लिए थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये हम लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ पर हम लोग अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखो तीनों सरफेस के लिए अलग अलग कर लेते हैं। S1 सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S2 सरफेस के लिए E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन S3 सरफेस के लिए E डॉट ds इक्वल्स टू किसके है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर ये जो सिग्मा क्यू है हमारे पास में, इसको भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ में हम लोगों ने ये तो देखा था कि कूलॉम लॉ में तो हमें काउंट करके चार्ज रखना पड़ता है। अब गॉस लॉ के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि चार्ज जो है यहाँ पर हमें काउंट नहीं है, पता नहीं है ना कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो यहाँ पर हमें डेंसिटी के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। डेंसिटी के फॉर्म में रखने के लिए अब देखो इसको कैसे रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर पूरा जो सरफेस है वो अगर S सरफेस है, ठीक है, वॉल्यूम में तो चार्ज है ही नहीं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, आप ये नहीं सोचना कि ये वॉल्यूम अपने को है तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा, नहीं। आप ये देखो कि चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही हमें लेनी पड़ेगी। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन जो टोटल सरफेस है वो, वही S सरफेस पर अगर हमारे पास में टोटल चार्ज जो है समेशन क्यू है, तो यूनिट सरफेस पर कितना होगा, यूनिट सरफेस पर हो जाएगा, सरफेस से आप डिवाइड कर दो इसको, जितना इसका सरफेस है जितना एरिया है उसे डिवाइड कर दो, तो यूनिट सरफेस पर हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन S, जो कि होती है हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ से हम लोग सिग्मा क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिग्मा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा इंटू S। तो ये वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से अब ये इक्वेशन कैसे बनेगी, इंटीग्रेशन S1 E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S2 E ds कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन S3 E ds कोस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो देखो S1 सरफेस के लिए तो E की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर E की वैल्यू 0। जब इसको 0 रखेंगे तो देखो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वैल्यू 0 ही हो जाती है। S2 सरफेस के लिए थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री है, और S3 सरफेस के लिए यहाँ देखो थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 0 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E इंटू ds, ठीक है, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई है, प्लस कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0, ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नोट एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसके अंदर E वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है ना हमारे पास में, चार्ज तो जो फिक्स है वो फिक्स है ही, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही होएगा। तो यहाँ पर E कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है। इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ds,
इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ds यहाँ पर सिर्फ अगर ये छोटा एलिमेंट हम लोगों ने ले रखा था, अगर इस पूरी प्लेट के लिए देखें तो इसका टोटल सरफेस कितना हो सकता है, इसका एस सरफेस हम लोगों ने लिया तो उतना ही हो सकता है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, तो अगर इस पूरी प्लेट को अगर देखें तो सारा एरिया कितना हो सकता है, इसके एरिया के जितना ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, जितना इसका एरिया उतना ही होगा। तो एस है इसका सरफेस तो उतना ही होगा। तो यहाँ पर इस ds की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू एस इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो इस s से ये s कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से आया है हमारे पास में, कंडक्टिंग प्लेट की वजह से। ठीक है, देखिए नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वरना क्या है कि एग्जाम में आप लोग कंफ्यूजन के कारण गलत टॉपिक कर दोगे। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ पर अगर आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपसे मिस्टेक हो जाएगी, आपको आते हुए भी आप गलत कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप समझो कि क्यों है, कैसे है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने को पता है वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होनी चाहिए इसकी, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से आर कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो ये आर कैप, यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस जो है कितनी हो, अगर आर हो ना यहाँ से डिस्टेंस इसकी, तो यहाँ पर आर कैप इसका यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखो इसकी डिपेंडेंसी यानी कि ग्राफ, हमेशा हम लोग टॉपिक के बाद ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आर के साथ में आप ग्राफ करोगे तो आर के साथ तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले में कहीं भी आर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि आर के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है। तो देखो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये हम लोगों ने ग्राफ बनाया है इसका, इस साइड तो ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड ले लिया है आर, डिस्टेंस लिए पी पॉइंट की, आर के हमारे पास में पी पॉइंट की डिस्टेंस है। तो देखो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, आर कितना भी लो आप, ये जो वैल्यू है फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पर जितना भी है 5 6 7 कितना भी हो यहाँ पर हम, तो वो चीज़ जो वो चेंज नहीं हो पा रही है। आर को आप जब 0 रखते हो तो भी उतना ही है, बढ़ाते हो तो भी उतना ही है। ठीक है, तो कांस्टेंट जब कोई चीज़ होती है तो इस तरीके का रिलेशन आता है, ग्राफ इस तरीके से आता है। उसके बाद अगर हम लोग सिग्मा के साथ में देखें अगर ग्राफ, तो देखो सिग्मा के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, सिग्मा कम होगा तो ई भी कम होगा। तो सिग्मा के साथ ग्राफ देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में ई और इधर ले लिया हम लोगों ने सिग्मा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ आता ही है। ठीक है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ बनाना आता है आपको, देखो इन दोनों की वैल्यू रखते जाओ आप, इसके ऊपर आपने जैसे एक्स एक्सेस होता है वाई एक्सेस होता है, आप उनके ऊपर एक स्केल ले लेते हो, फिर आप वैल्यूज देखते जाते हो कि जब सिग्मा इतना है तो ई कितना अपने पास, सिग्मा आपने और वैल्यू रखी तो ई कितना आया हमारे पास। जब ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर आप 0 रखो सिग्मा की जगह, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये आप बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, तो ये 0 है जब, तो ये भी 0 है, ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, जितना आप बढ़ाओगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके का ये ग्राफ हमारे पास में आ जाता है इसका। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक छोटा सा था। ठीक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप प्लेट वाला जो है ये, और इससे पहले जो शीट वाला जो किया है वो भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, ध्यान रखना है कि गलत नहीं करो आप कंफ्यूज होने की वजह से। बाकी सिंपल सा है, आपको अच्छे से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजा करो, ताकि आपको उसका सोल्यूशन मिल सके। मैं कमेंट आपके हमेशा देखती हूँ, जो भी अगर आप उसके अंदर क्वेश्चन आप पुट करोगे तो मैं उसका आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने जितने भी और फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ में शेयर करो।